जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। चैप्टर 7 रीजनल एस्पिरेशंस। हम क्लास 12th पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, है ना, पॉलिटिकल साइंस की बुक जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर 7 रीजनल एस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय 7 इसका मतलब होता है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, है ना, जो रीजनल हैं, पार्टीज है, रीजनल लोग हैं, रीजनल सम बेसिकली क्षेत्रीय जो क्षेत्र के आधार पे जो आकांक्षाएं हैं जनता के बीच में, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस रीजनल एस्पिरेशंस। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। ये काफ़ी थोड़ा बड़ा चैप्टर है दोस्तों। तो हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है यहाँ पे ब्रिंग आउट किया गया है। तो हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद कुछ चैलेंजेस तो रहे हैं हमारे कंट्री में, बट उसके बाद जब थोड़ा सा 1980s में जब जनता पार्टी की सरकार हो जाती है, जनता एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाती है और फिर से 80s के बाद इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा जब आ जाती है, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आता है केंद्र सरकार में, एंड दैट टाइम कुछ रीजनल इश्यूज उभर कर आते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक वाइज हम देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द टेंशंस अराइजिंग आउट ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, है ना। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनसे उपज तनाव को किन कारणों से बल मिलता है ना, फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द टेंशंस। दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले इसमें इज हाउ हैज़ द इंडियन स्टेट रेस्पॉन्डेड टू दिस टेंशंस एंड चैलेंजेस। तो जो भारत सरकार है वो ऐसी चुनौतियों और ऐसे जो तनाव हैं इसके प्रति क्या कदम उठाए हैं, कैसा रेस्पॉन्स रहा है ना, रेस्पॉन्स। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज आर फेस्ड इन बैलेंसिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड नेशनल यूनिटी। तो जो लोकतांत्रिक अधिकार है और जो राष्ट्रीय एकता है, इन दोनों के बीच में संतुलन साधने के लिए किस किस्म की कठिनाइयाँ होती है। डिफ़िकल्टीज इन बैलेंसिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड नेशनल यूनिटी। तो जो हमारे डेमोक्रेटिक जो अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार और जो राष्ट्रीय एकता है, इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाना होता है और उस संतुलन में कुछ डिफ़िकल्टीज आती है। एंड लास्ट विल स्टडी व्हाट आर द लेसन्स हेयर फॉर अचीविंग यूनिटी विथ डाइवर्सिटी इन ए डेमोक्रेसी, है ना। तो लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है, लेसन्स, है ना, फॉर यूनिटी विथ डाइवर्सिटी इन डेमोक्रेसी, है ना। सो विल स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज रीजन एंड द नेशन, क्षेत्र और राष्ट्र। इन 1980s 1980s may be seen as a period of rising regional aspirations for autonomy, often outside the framework of the Indian Union. तो 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, है ना, पीरियड ऑफ राइजिंग रीजनल एस्पिरेशन, स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है ना। और काफ़ी बार ये जो स्वायत्तता की मांग है, ये बेसिकली जो इंडियन यूनियन का जो फ्रेमवर्क है, भारतीय संघ कह सकते हैं, भारतीय एज ए यूनियन, इंडिया एज ए यूनियन, उसका जो ढांचा है उससे बाहर से भी कभी कभी है। These movements frequently involved armed assertions by the people, their repression by the government, and a collapse of the political and electoral process. तो ये जो मूवमेंट हुए हैं, ये जो मांगे उठी है, इन आंदोलनों में जो भी मांग उठी है, इसमें कभी कभी हथियार भी उठा लिए गए हैं, आर्म्ड असर्शंस भी हुए हैं जनता के द्वारा, और सरकारों के द्वारा इन आर्म्ड एसोसिएशन का रिप्रेशन भी हुआ है, इसका दमन भी उठाया गया है, सरकार इसके जवाबी कार्रवाई भी की है इसको दबाने के लिए, ठीक है। एंड कोलैप्स ऑफ पॉलिटिकल, इनफैक्ट राजनीतिक और जो चुनावी प्रक्रिया है उसका कोलैप्स भी देखा गया है ना। सो वो बेसिकली चरमरा गई है, टूट गई है, इसका प्रक्रिया का अवरुद्ध हुई है। सो अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर दूँ कि 1980s जो है एक समय आया जब फिर से जनता पार्टी के बाद फिर से जब कांग्रेस की सरकार आई, थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आई, तो जो रीजनल इशूज़ है ये थोड़े उभर कर दिखे हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉट सरप्राइजिंग दैट मोस्ट ऑफ दीज स्ट्रगल्स वेयर लॉन्ग ड्रॉन एंड कंक्लूडेड इन नेगोशिएटिव सेटलमेंट्स और एकॉर्ड्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ग्रुप्स लीडिंग द मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी।
है ना। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं होगा कि जो ये ऑटोनॉमी की मांग हो रही है, इसको लेकर अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रगल रहे हैं, है ना। और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता करना पड़ा, है ना। बहुत बार केंद्र सरकार को नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स का रास्ता या एकॉर्ड्स का रास्ता अपनाना पड़ा। और वो एकॉर्ड्स किसके बीच में हो रहा था? केंद्र सरकार और एवं आंदोलन की जो अगुवाई करने वाले जो समूह थे, इनके बीच में समझौते होते थे, है ना। द एकॉर्ड्स were reached after a process of dialogue that aimed to settle contentious issues within the constitutional framework। तो ये जो समझौता होता था, जो लंबी प्रक्रिया के बाद जो समझौता होता था, ये जो समझौता थे, इसका लक्ष्य ये रखा गया था कि जो विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे के अंदर रहकर निपटा दिया जाए, है ना। सो कंटेंशियस इशू को सेटल कर दिया जाए, बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे से बाहर नहीं जाकर, जो हमारे संवैधानिक फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत अगर कुछ है ऑटोनॉमी दिया जा सकता है, या कुछ दोनों के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट्स के जो लीडर्स हैं, इनके बीच में डायलॉग होती थी, बातचीत होती थी, और फिर एक हल निकाला जाता था, रास्ता निकाला जाता था, और उस पर एक एकॉर्ड साइन होती थी। Yet the journey to the accord was always tumultuous and often violent। लेकिन ये बात है कि जो समझौते तक पहुंचने की ये जो रास्ता है, ये बहुत बड़ी दुर्गम रहती थी, और इसमें जब तब हिंसा के स्वर उभरते रहते थे, ऑफन वायलेंट हो जाते थे, और बहुत टेढ़ी मेढ़ी रहती थी, बहुत दुखद रहती थी, दुर्गम रहती थी, डिफ़िकल्ट रहती थी। सो इट बहुत टिमल्टस रहता था। ये एकॉर्ड्स इतने ईजिली होते नहीं थे, बिकॉज ऑफ कोर्स जो उनके डिमांड्स होते थे ऑटोनॉमी के, वो थोड़े इतने ईजिली होते नहीं थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर उसको सुलझा दिया जाए। तो और सरकारों की अपनी भी एक मजबूरियां होती है, और उनके डिमांड्स में के पीछे भी कुछ रीजंस थे। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस आउट करना इतना इजी होता नहीं था, तो काफ़ी बार वायलेंस हो जाती थी, एंड कभी सरकार के तरफ से, कभी उनके तरफ से। तो ये सब इशूज़ हुए हैं, दिस इज़ ए फैक्ट। नाउ इंडियन अप्रोच, भारतीय सरकार का नज़रिया, है ना। इन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, we have repeatedly come across one basic principle of Indian approach to diversity. The Indian nation shall not deny the rights of the different regions and linguistic groups to retain their own culture। है ना। तो जब हम भारत की संविधान पढ़ते हैं, और जब हम अपना नेशन बिल्डिंग जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, तो हमने ये देखा है कि भारत का जो अप्रोच था डाइवर्सिटी के प्रति, जो भारत का जो ये विविधता के प्रति जो नज़रिया है, ये जो नज़रिया है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल पे, एक बेसिक सिद्धांत पे आधारित है कि इंडियन नेशन, भारत जो है एज ए राष्ट्र, भारत शैल नॉट डिनाई द राइट्स ऑफ डिफरेंट रीजन। तो जो डिफरेंट जो क्षेत्र हैं, है ना, या लिंग्विस्टिक भाषावादी जो ग्रुप है, तो जो डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स है या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, इनके जो अधिकार है ना, इनके जो अधिकार है उसको डिनाई नहीं करेगी, उसको मना नहीं करेगी अपने टू रिटेन देयर ऑल कल्चर। तो इनका जो अपना अधिकार है कि अपने कल्चर को रखे, अपनी संस्कृति को ये बनाए रखे, ये हर एक क्षेत्र के लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखे, ये हर एक भाषा के लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखे। तो इस अधिकार को इंडिया एज ए कंट्री इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये हमारा देश का जो विविधता का सिद्धांत है ना, उसके हिसाब से ये इंडिया हमेशा मेंटेन करते आई हुई है। We decided to live a united social life without losing the distinctiveness of the numerous cultures that constituted it। तो as India we decided कि हम एक समूहित यूनाइटेड एकल सोशल लाइफ, मतलब मिली जुली यूनाइट होकर एक साथ, एकता के साथ एक सामाजिक जीवन जिएंगे, विदाउट लूजिंग द डिस्टिंक्शंस। जो विदाउट ये जो एकता के साथ हम जिएंगे, जो समाज हमारी सोशल लाइफ जो हमारा यूनाइटेड होगा, वो जो हर एक कल्चर्स, जो डिफरेंट कल्चर्स है, जो ये समाज को बनाती है, जो हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूट करती है, न्यूमरस कल्चर्स, इसकी जो डिस्टिंक्टिवनेस है, इसकी जो अपनी अपनी एक विशिष्टता है, वो बनी रहेगी। जो डिस्टिंक्ट बिहेवियर है, इनका जो विशिष्टता है, जो इनका यूनिकनेस है, उसको हम रखते हुए यूनाइटेड सोशल लाइफ रखेंगे। सो इंडियन नेशनलिज्म sought to balance the principles of unity and diversity।
तो जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो एकता और विविधता के बीच में संतुलन बनाने के सिद्धांत पे है। द नेशन वुड नॉट मीन द नेगेशन ऑफ द रीजन। तो जो राष्ट्र है, भारत एज ए कंट्री, राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि जो हम क्षेत्र हैं उसको हम नेगेट करेंगे, उसको हम हटा देंगे, नकार देंगे, ऐसा नहीं है। लाइक यू कैन ऑलवेज से वी हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट कि वी आर इंडियन, देन वी कैन से कि फर्दर वी आर ऑल्सो मराठी, वी आर गुजराती, वी आर बिहारी, वी आर पंजाबी। सो हम उस रीजन्स को भी अटैच करते हैं, बट यस वी आर इंडियंस ऑल्सो एंड वी आर उस पर्टिकुलर रीजन से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम भाषा भी उसके साथ रखते हैं, बट विद इन इंडियन यूनिटी के अंदर हम भारतीय हैं। भारतीय के नीचे हम बंगाली हो सकते हैं, हम पंजाबी हो सकते हैं, हम कन्नड़ हो सकते हैं, हम मलयाली हो सकते हैं, हम तेलुगु हो सकते हैं, हम राजस्थानी हो सकते हैं, मराठी हो सकते हैं। सो हम अपनी भाषा को भी और जो क्षेत्र है इसको भी रखें, बट इंडियन नेशन का ये मतलब नहीं है कि हम अपने रीजन को नकार दिए, नेगेट किए। इन दिस सेंस the Indian approach was very different from the one adopted in many European countries, where they saw cultural diversity as threat to the nation. तो इस मामले में अगर देखा जाए तो जो भारत का जो नज़रिया रहा है ना, ये यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज रहे हैं जिन्होंने कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को, जो ये कल्चरल विविधता है, उसको एक थ्रेट टू नेशन देखें, उसको राष्ट्र के लिए एक खतरा देखें। यूरोपियन नेशंस ने इनको राष्ट्र के लिए एक खतरा के रूप में देखा है, लेकिन भारत इस सेंस में बहुत डिफरेंट अप्रोच अपनाया, बहुत डिफरेंट नज़रिया से हमने देखा है और हमने विविधता में एकता के नज़रिए से इसको रखा है। इंडिया अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी, है ना। तो जब विविधता की बात आती है, विविधता के सवाल उठते हैं, तो भारत ने इस पर एक बहुत ही लोकतांत्रिक नज़रिया रखा है। डेमोक्रेसी अलाउज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस एंड डज नॉट लुक अपॉन देम एज एंटी नेशनल। जो लोकतंत्र है, ये जो पॉलिटिकल, ये जो क्षेत्रीय रीजनल एस्पिरेशंस की जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है ना, इसको परमिट करती है। लोकतंत्र जो क्षेत्रीय एस्पिरेशन से, आकांक्षाएं हैं, इसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति को अलाउ करती है एंड उसको एंटी नेशनल के रूप में नहीं देखती है, उसको एंटी नेशनल के रूप में, उसको सब नेशनल, वैसे भारत नेशनलिज्म के विद इन देखती है। बिसाइड्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अलाउज पार्टीज एंड ग्रुप्स to address the people on the basis of their regional identity, aspiration and specific regional problems, है ना। तो इसके अतिरिक्त जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, लोकतांत्रिक राजनीति है, वो वो अलाउ करती है, परमिट करती है जो दल और जो ग्रुप हैं उसको एड्रेस करने के लिए, है ना, पार्टीज एंड ग्रुप्स टू एड्रेस द पीपल, लोगों को दल और उसके आधार पर एड्रेस करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ लोगों को उनके रीजनल आइडेंटिटी, जो उनका क्षेत्रीय पहचान है उसके आधार पे, जो उनकी क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उसके आधार पे, और जो उनके स्पेसिफिक जो क्षेत्र से जुड़े हुए जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उसके आधार पे उनको एड्रेस करने का ये परमिशन हमारे यहाँ हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स देती है। does not look upon them as anti-national. So next is, thus in the course of democratic politics, regional aspirations get strengthened. तो अगर हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में अगर हम देखते हैं तो जो रीजनल एस्पिरेशन है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वो और मजबूत होती है। At the same time, democratic politics also mean that regional issues and problem will receive adequate attention and accommodation in the policy making process. सो एक साथ में हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उसका ये भी मतलब है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, है ना, और जो क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स है, जो मुद्दे हैं, उसको एडिक्वेट सफिशिएंट अटेंशन मिलेगा, उसको ध्यान में रख के किया जाएगा, है ना। जब भी हमारी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस होगी, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स है, उसको भी अटेंशन दिया जाएगा और उसको भी एकोमोडेट किया जाएगा, उसको भी समाहित किया जाएगा। सो पॉलिसी मेकिंग का ये पार्ट होगा, रीजनल इशूज एंड रीजनल प्रॉब्लम्स। सच एन अरेंजमेंट मे समटाइम्स लीड टू टेंशंस एंड प्रॉब्लम्स। तो जो ऐसी व्यवस्था है, ये कभी कभी तनाव और परेशानियां खड़ी हो जाती है ऐसी व्यवस्था में। समटाइम्स द कंसर्न फॉर नेशनल यूनिटी मे ओवरशैडो द रीजनल नीड्स एंड एस्पिरेशन। तो कभी कभी जो राष्ट्रीय एकता का जो
चिंता है, राष्ट्रीय एकता को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो कभी कभी ये ओवरशैडो कर देता है जो क्षेत्रीय ज़रूरतें होती है ना, रीजनल नीड्स और जो एस्पिरेशंस होती हैं, आकांक्षाएं होती है क्षेत्रवाद, है ना। तो जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं और ज़रूरतों के ऊपर कभी कभी जो राष्ट्रीय एकता के सरोकार इस पर भारी पड़ जाते हैं, है ना। एट अदर टाइम्स ए कंसर्न फॉर रीजन एलोन मे ब्लाइंड अस टू लार्जर नीड्स ऑफ द नेशन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम क्षेत्र के, खास करके क्षेत्र के ऊपर जो हमारा जो कंसर्न है, जो हमारा क्षेत्रीय सरोकार है, और राष्ट्र की जो बृहत्तर आवश्यकताओं से आंख मूंद लेती है। जो राष्ट्र का जो हमारा इम्पोर्टेंट नीड्स है, लार्जर नीड्स है, उससे ये कभी कभी अपने आप को बंद कर लेती है, आंख बंद कर लेती है। मतलब हम इतना ज़्यादा उसमें क्षेत्र के मुद्दों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि राष्ट्रीय हित को थोड़ा पीछे रख देते हैं कभी कभी। So therefore, political conflicts over issues of power of the regions, their rights and their separate existence are common to nations that want to respect diversity while trying to forge and retain unity. तो इसलिए ऐसे में क्या होता है कि जो राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर इश्यूज ऑफ पावर ऑफ रीजन्स जो होते हैं ना, जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का जो भी राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, है ना। नेशंस दैट वांट टू रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी, है ना, जो विविधताओं का सम्मान करना चाहते हैं, ऐसे राष्ट्र जो और साथ में वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता भी बनी हुई रहे। तो वहाँ क्षेत्रों की जो ताकत है, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पे राजनीतिक संघर्ष होना एक आम बात है, क्योंकि राष्ट्र चाह रहा है कि विविधता भी बने रहे और साथ में एकता भी बने रहे। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स उठ जाते हैं कभी कभी, क्षेत्रों के जो ताकत है, उनके जो अधिकार है और उनके जो सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इन मुद्दों पे कभी कभी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। एरियाज ऑफ टेंशन, तनाव के दायरे, ये हम देखते हैं। In the first chapter, you have seen how immediately after independence, our nation had to cope with many difficult issues like partition, displacement, integration of princely states, reorganization of states, and so on. तो हमने पहले के चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है, फर्स्ट चैप्टर में, कि जो आज़ादी के तुरंत बाद, स्वतंत्रता के तुरंत बाद हमारे देश को काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलने पड़े थे। लाइक भारत का विभाजन हो गया था, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे विस्थापित होना पड़ा था। प्रिंसली स्टेट्स जो राजवाड़े थे, उनका विलय करवाना था, राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन करना था। तो ऐसे काफ़ी मुद्दे थे। मेनी ऑब्जर्वर्स बोथ विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम आउटसाइड हैड प्रिडिक्टेड दैट इंडिया एज वन यूनिफाइड कंट्री कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। तो जो बहुत सारे जो ऑब्जर्वर थे, बहुत सारे जो पर्यवेक्षक थे, उनका अनुमान था कि भारत, है ना, भारत एक एकीकृत के कंट्री के रूप में, एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। देश के अंदर के और देश के बाहर दोनों तरह के ऑब्जर्वर्स और पर्यवेक्षकों का यह मानना था। सुन आफ्टर इंडिपेंडेंस द इशू ऑफ जम्मू कश्मीर केम अप, और आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मुद्दा आ गया। इट वॉज नॉट ओनली ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं देखा जा सकता है। More than that, it was a question of the political aspirations of the people of Kashmir Valley. तो उससे कहीं ज़्यादा, ये सिर्फ भारत पाकिस्तान के युद्ध के रूप में, कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं देख सकते। उससे कहीं ज़्यादा ये एक सवाल था कि जो कश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो राजनीतिक अपेक्षाएं हैं, राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, ये उनका सवाल था। सिमिलरली in some parts of the northeast there was no consensus about being part of India. इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में ऐसा कोई एक सहमत नहीं थे, सभी लोग कंसेंसस नहीं थे कि उनको इंडिया का ही हिस्सा होना है। फर्स्ट नागालैंड एंड देन मिजोरम विटनेस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स डिमांडिंग सेपरेशन फ्रॉम इंडिया। तो पहले नागालैंड में और बाद में मिजोरम में, नागालैंड एंड मिजोरम में, यहाँ दोनों जगह पे काफ़ी मजबूती से मूवमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं, जो डिमांड करते हैं कि उनको भारत से सेपरेट होना है, भारत से अलग होना है। इन द साउथ सम ग्रुप्स फ्रॉम द द्रविड़ मूवमेंट ब्रीफली टॉयड विद द आइडिया ऑफ सेपरेट कंट्री। सो दक्षिण भारत में भी जो द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। सीमंत साउथ इंडिया में भी द्रविड़ मूवमेंट। सो दीज इवेंट्स वेयर फॉलोड बाई मास एजिटेशन इन मेनी पार्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त
देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। मैंने आपको पहले भी ये चैप्टर्स में बताया है। Today's Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Gujarat were among the regions affected by this agitation। तो भाषा के आधार पे जो एजिटेशन हो रहे थे, इसमें आज का आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये कुछ रीजन्स है जो भाषाई आधार पे एजिटेशन में इन्वॉल्व थे। In some parts of southern India, particularly Tamil Nadu, there were protests against making Hindi the official national language of the country। तो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, है ना, खास करके तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था कि हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया, आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, है ना, ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज हिंदी को जो बनाया गया हमारे देश का, तो इसके खिलाफ भी विरोध चल रहा था कि हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया जाए। इसके अगेंस्ट तमिलनाडु का अपना विरोध था। In the north, there were strong pro-Hindi agitations demanding that Hindi be made the official language immediately। और वहीं उत्तर भारत में कि ये आंदोलन चल रहा था कि जो प्रो हिंदी एजिटेशन वाले लोग थे, जो हिंदी का समर्थक थे, वो मांग कर रहे थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा तुरंत घोषित कर दिया जाए, तुरंत बना दिया जाए। From the late 1950s, people speaking the Punjabi language started agitating for a separate state for themselves। और 1950 के जो लेट 1950 है ना, 1950 के जो आगे के दशक है, मतलब 1955 से लेकर 60 के समय की बात करेंगे तो जो पंजाबी भाषा के लोग हैं, पंजाबी बोलने वाले जो लोग हैं, उन्होंने एक डिफरेंट राज्य, एक सेपरेट राज्य, अलग राज्य उनके लिए, पंजाबियों के लिए एक अलग राज्य का मांग रख दिया। दिस डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड एंड द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वेर क्रिएटेड इन 1966। और ये उनकी मांग एक्सेप्ट कर ली जाती है और 1966 में पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग राज्य क्रिएट कर दिए जाते हैं। लेटर द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वेर क्रिएटेड। बाद में साल 2000 में, बात की बात, ये साल 2000 की बात है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का भी क्रिएशन हुआ। Thus, the challenge of diversity was met by redrawing the internal boundaries of the country। तो हम ये देखते हैं कि जो ये विविधता की जो चुनौती है, इससे निपटने के लिए देश के अंदरूनी सीमा रेखाओं को कई बार पुनर्निर्धारण किया गया है। Yet this did not lead to resolution of all problems and for all times। बहरहाल इन प्रयासों का मतलब ये नहीं है कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया। In some regions like Kashmir and Nagaland, the challenge was so complex that it could not be resolved in the first phase of nation building। तो कुछ क्षेत्र जैसे कि कश्मीर और नागालैंड का दो उदाहरण है कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे ये प्रॉब्लम, जो चुनौतियाँ था, वो इतनी जटिल थी, इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि इसको जो फर्स्ट फेज ऑफ नेशन बिल्डिंग हमारे देश का हुआ है ना, राष्ट्र निर्माण का जो पहला फेज था, उसमें इसको सॉल्व नहीं कर पाया गया, पहले दौर में इसको सॉल्व नहीं कर पाया गया, बिकॉज दीज चैलेंजेस वे वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। बिसाइड्स न्यू चैलेंजेस केम अप इन द स्टेट्स लाइक पंजाब, असम एंड मिजोरम। तो ये एक तो कुछ राज्यों के चैलेंजेस, पहले से कुछ क्षेत्रों के चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर पाया गया, है ना, और कुछ नए चैलेंजेस भी आ गए, लाइक पंजाब का चैलेंज, असम का चैलेंज, मिजोरम का चैलेंज। तो यहाँ पे कुछ नई चुनौतियाँ आ गई इन राज्यों में। सो लेट अस स्टडी दिस केसेस इन सम डिटेल। सो हम अभी इन कुछ केसेस को हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। इन दिस प्रोसेस let us also go back to some of the earlier instances of difficulties of nation building, है ना। तो इस प्रोसेस में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के जो कुछ डिफ़िकल्टियाँ हैं, कुछ कठिनाइयाँ हैं, जो पहले के कुछ इंस्टांसेस है, वो हम अभी इसको देखेंगे। द सक्सेसेस एंड फेलियर्स इन दीज केसेस आर इंस्ट्रक्टिव, नॉट मेयरली फॉर ए स्टडी ऑफ आवर पास्ट, है ना। तो इस ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं है, जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज कल्चर। तो सिर्फ प्रस्थान बिंदु ही नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए एक जरूरी सबक है। तो जो इसमें जो सबक, सक्सेस और फेलियर्स होते हैं, सफलता और विफलता होते हैं, ये अतीत के अध्ययन से जस्ट एक प्रस्थान बिंदु नहीं है कि हम पास्ट में पढ़ के इससे निकल लें, बल्कि हम अगर भारत की सभ्यता को समझते हैं, भारत के कल्चर को और भारत के भविष्य को हम समझना चाहते हैं, तो उसके लिए, भारत के भविष्य के लिए एक ज़रूरी सबक है। सो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों।